मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आपके घर में जो खाना बन रहा है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसमें गैस कहाँ से आती है? तो जवाब है गल्फ़ कंट्रीज़ से, मिडल ईस्ट से। ये मिडल ईस्ट से जो गैस आती है, ये गैस आने का एक रास्ता है। वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आप समझो कि एक बहुत पतली गली है जिसके एक तरफ के जो मकान हैं वो ईरान के हैं और दूसरी तरफ है ओमान के। ये जो बीच का संकरा रास्ता है, यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। यहाँ से भारत का 85% क्रूड ऑयल आता है। भारत की एलएनजी यहीं से आती है मैक्सिमम। और कल ईरान ये धमकी देता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दूंगा। तो आइए समझते हैं शॉर्ट में इसका बैकग्राउंड कि ऐसा क्या हुआ होगा। 2023 में फेमस गाज़ा वॉर शुरू हुआ। हमास ने इज़राइल के कुछ लोगों को बंधक बनाया, इज़राइल ने हमास पे अटैक किया। तो ईरान कहाँ है? ईरान हमास का बहुत बड़ा सपोर्टर है। तो ईरान इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था इस वॉर में। प्लस ईरान डेवलप कर रहा था न्यूक्लियर वेपन। तो इज़राइल को अपनी एग्जिस्टेंस पे खतरा लगा, तो ईरान के ऊपर इज़राइल ने अटैक कर दिया। यह है लेटेस्ट कंडीशन, जिसमें अब ईरान पे इज़राइल और यूएसए मिलकर अटैक कर रहे हैं। इसके जवाब में ईरान कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कर देगा बंद। अब आप याद करिए कि कोविड के समय जब सप्लाई चेन टूटी थी, इंडिया के पास सप्लाई आना कम हुई, तो चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो गए थे। अब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होता है तो फिर से सब चीज़ों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इंडिया के लिए बहुत मुश्किल समय हो सकता है। 1973 अरब इज़राइल वॉर। अरब इज़राइल वॉर में अमेरिका ने इज़राइल का साथ दिया, तो अरब कंट्रीज़ ने अमेरिका का ऑयल सप्लाई बंद कर दिया और ऑयल की कीमतें 4 गुना बढ़ गई पूरे ग्लोबल मार्केट में और अमेरिका अंधेरे में डूब गया। ये वो टाइम था जब दुनिया के देशों ने एक सबक सीखा और उन्होंने अपने देश में ऑयल का रिजर्व रखना स्टार्ट किया। तो इंडिया भी वैसा ही फॉलो करता है। इंडिया के पास है ISPRL, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। इसके तहत भारत के पास 3 अंडरग्राउंड लोकेशन है, एक आंध्रा में और 2 कर्नाटका में। आंध्रा में तो विशाखापट्टनम है और कर्नाटका में मैंगलोर और पदूर है। यहाँ पर इंडिया अपना पेट्रोलियम का रिजर्व रखता है ताकि इमरजेंसी के समय में वो उसको इस्तेमाल कर सके। IEA का रिकमेंडेशन है कि हर देश के पास 90 दिन का रिजर्व होना चाहिए पेट्रोलियम में। लेकिन हमारी स्थिति चिंताजनक इसलिए है क्योंकि हमारे जो ये 3 अंडरग्राउंड लोकेशंस हैं, ये सिर्फ 36% ही भरे हुए हैं। इसका मतलब हमारे पास 9 से 12 दिन का ही रिजर्व बचा है। इसीलिए लोकसभा में कल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो पूरी सिचुएशन है, ये डायलॉग और डिप्लोमेसी, बात करने से और डिप्लोमेसी से ही सॉल्व की जा सकती है। वॉर इसका सॉल्यूशन नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना अनएक्सेप्टेबल है। अगली जो न्यूज़ है वो विमेन रिजर्वेशन और सेंसस 2011 से रिलेटेड है। 2023 में एक लॉ पास होता है कि जितनी महिलाएं हैं उनको पॉलिटिक्स में 33% रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन ये लॉ आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सरकार का ये कहना है कि जब अभी जो हमने जनगणना करी 2011, वो डेटा पुराना है। जब तक नई जनगणना नहीं होती और सेंसस नहीं होता, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन नहीं होता, तब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है 2011 का डेटा यूज़ कर रही है, करने वाली है। तो जिससे जो हमारी लोकसभा की सीटें हैं वो अब बढ़कर 816 तक हो सकती है और जिसका 33% है 273। इसका मतलब अब महिलाओं को 273 सीटें ऑलरेडी रिजर्व मिलेगी, जिस पे सिर्फ महिलाएं ही कंटेस्ट करेगी। देखो, ये तो सब अच्छी बातें हैं। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, वो ये कि जिन राज्यों की जनसंख्या बड़ी है, जैसे कि नदर्न स्टेट्स, उनको ज़्यादा सीटें मिलेगी, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लेकिन जिन राज्यों की जनसंख्या नहीं बढ़ी, जो कि अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करके रखा, बढ़ने नहीं दिया, जैसे कि सदर्न स्टेट्स, उनको लॉस हो सकता है। तो ये मुद्दा जो है वो सिर्फ महिलाओं के रिजर्वेशन तक ही सीमित नहीं है। ये फेडरलिज्म से संघवाद, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस, नॉर्थ साउथ डिवाइड, इन सब मुद्दों को कवर करता है। एक बीमारी है टीबी। टीबी इंडिकेटर है माल न्यूट्रिशन का, पुअर्टी का, ओवर क्राउडिंग का। दुनिया में हर चौथा टीबी का पेशेंट इंडियन है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में जितने लोगों को टीबी है उसमें से 25% पेशेंट्स इंडिया में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्लोबल टारगेट है कि 2030 तक टीबी को एलिमिनेट करना है और हमने अब टीबी को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि हम उससे पहले इंडिया से टीबी एलिमिनेट करें। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक 100 दिन का एक मिशन लॉन्च किया टीबी के लिए, टीबी मुक्त भारत अभियान।
इस अभियान में हम क्या करेंगे कि रिमोट विलेजेस तक हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन लेके जाएंगे जो एआई से पावर्ड है। 3000 से ज़्यादा एआई टूल है, इससे हम जाकर वहाँ जांच करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। प्लस एक निक्षय पोषण योजना है, क्योंकि टीबी जो है उसका सीधा संबंध कुपोषण से है। तो हम पोषण योजना के तहत कुछ पैसे, खाना और ऐसे प्रोवाइड करेंगे और टीबी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो 709 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया, जो कि बहुत अच्छा विदेशी मुद्रा भंडार है। लेकिन अगर हम इसकी भी एनालिसिस करें तो हमें समझ में आएगा कि पिछले 6 महीने से एफडीआई जो है वो कम होती जा रही है। लोग अपने पैसे भारत से बाहर निकाल रहे हैं। लोग पैसे भारत से बाहर निकाल रहे हैं, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक, कि उन्हें कहीं और अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। दूसरा, भारत की स्थिति पर उन्हें डाउट हो। तो देखिए, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा अमेरिका और चाइना में। अमेरिका ने टैरिफ लगाने के बाद से अमेरिका में इन्वेस्टर्स का उत्साह बढ़ा है, तो उन्होंने पैसे वहाँ लगाने स्टार्ट किए हैं। चाइना ने रिसेंटली री रेटिंग करी है। री रेटिंग के बाद लोगों ने चाइना में भी इंटरेस्ट दिखाया है। और इंडिया में क्या डर लग रहा है उनको, तो उनको लग रहा है कि जिस तरह की कंडीशंस बन रही है, इंडिया का रुपया जो है वो आगे चल के कमज़ोर हो सकता है। तो ये कुछ खास वजह है जिससे एफडीआई का जो नेट फ्लो है वो नीचे की तरफ गया है। अब जो न्यूज़ है वो है सेबी की और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की। आपको पता है 2023 में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी सेबी चीफ के ऊपर, और हमने हमारी सेबी चीफ को हटाया था। सेबी चीफ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चार्जेस थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि आप किसी ऐसे पद पर रहते हुए खुद को या खुद के परिवार को नाजायज़ फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो सेबी चीफ पे ऐसे आरोप थे, उनको हटाया गया। तो सेबी जो है अब इस चीज़ को और स्ट्रिक्ट करने वाली है, और उसने कुछ ऐसे रूल्स पे काम कर रही है जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा ना हो। जो इंडिविजुअल डायरेक्टर्स होते हैं फर्म के और जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उनके लिए नए रूल्स लाए जा रहे हैं। भारत में जो यूजीसी का पहला बिल है वो 1956 में आया, जिसको बहुत समय हो चुका है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी 2020, उसमें भी इसमें रिफॉर्म करने की बात करी गई। तो भारत सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधिनियम लॉन्च किया, वीबीएसए। वीबीएसए पे कुछ अब विरोध हो रहा है। वो ये कि कुछ लोगों का मानना है कि वीबीएसए के कारण जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सेंटर के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी, स्टेट की ऑटोनॉमी उससे कम होती जाएगी। ये न्यूज़ है ट्रांसजेंडर से रिलेटेड। आपको एक फेमस जजमेंट याद होगा 2014 में, नालसा जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर व्यक्ति को अपना जेंडर डिसाइड करने का अधिकार है, सेल्फ खुद को अधिकार है। और लेकिन जब 2019 में ट्रांसजेंडर का पर्सन एक्ट आया तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि गवर्नमेंट बताएगी आपका बायोलॉजिकल मेकअप क्या है। तो ये देखिए कि एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जेंडर क्या है, जबकि सरकार कह रही है कि ऐसा बायोलॉजिकली होगा। WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट का जो डेकेड है ये दुनिया का सबसे गर्म डेकेड रहा है। गर्म होने में ग्रीन हाउस गैसेस का कंट्रीब्यूशन होता है। इसमें अगर हम CO2 की बात करें तो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो लेवल है, औद्योगिकरण से पहले का जो स्तर है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 50% बढ़ा है। और ये ज़्यादातर जो हीट है ये एब्जॉर्ब करी है ओशन ने। तो ओशंस बन गए हैं मेन हीट रिपोजिटर्स। इसकी वजह से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, तो देखिए कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वहाँ बाढ़ आ सकती है, वेदर का पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, ज़्यादा स्टॉर्म आ सकते हैं, बारिश ज़्यादा कम इस तरह हो सकती है। ये जितनी खबर मैंने आपको बताई ये सारी आज के इंडियन एक्सप्रेस की थी, और हम कोशिश करेंगे कि आज से पूरे 1 साल तक रोज़ जो मुख्य खबरें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको कवर करें।